Hello students, welcome to life science class for students of class 9। आज का हमारा टॉपिक है प्लांट सेल और एनिमल सेल। आज हम आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज अ सेल, ठीक है, या डेफिनेशन ऑफ ए सेल क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे शेप ऑफ ए सेल, एक सेल का शेप कैसा होता है। फिर उसके बाद देखेंगे काइंड्स ऑफ ए सेल, सेल एक सेल कितने किस्म के होते हैं। फिर हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल, एक सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेल के अंदर में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, उसके बारे में मुख्तसर में हम लोग उसका एक जायजा लेंगे। और सेल के अंदर में जो जो स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं उनके अहम फंक्शंस क्या हैं, ये हम जानने का आज कोशिश करेंगे। तो इसी पर मबनी आज का मेरा क्लास है, सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो सबसे पहले हम सेल का डेफिनेशन जानेंगे, सेल कहते किसे हैं। तो देखिए, एक बिल्डिंग, एक 3 तल्ला या 4 तल्ला जो बिल्डिंग होता है, उस बिल्डिंग का सबसे मेन चीज क्या है। आपका जवाब जाहिरन होगा कि उसका मेन चीज होता है ईंट। एक बिल्डिंग जो है ईंट की बनी हुई होती है, ठीक है। एक ईंट का एक जो है लेयर बिछाया जाता है, फिर उसके ऊपर एक लेयर होता है, फिर उसके ऊपर लेयर होता है। ईंट के ऊपर ईंट के ऊपर ईंट रखते रखते जो है दीवार, फिर उसके ऊपर जो है ना और दीवार बनते बनते एक बड़ा सा जो है ना एक बिल्डिंग जो है तैयार हो जाता है। हमारा जिस्म भी जो है ईंट के जैसा ही एक चीज से बना हुआ है, जिसको हम लोग कहते हैं सेल। तो सेल का डिफिनेशन अमूमन क्या जाता है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। मतलब खलिया क्या है, खलिया जानदारों के जिस्म की तश्कीली और अमली इकाई है। तो अगर पूछा जाए कि व्हाट इज ए सेल, तो सेल का डेफिनेशन यही कहेंगे कि सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लिविंग बॉडी, ठीक है। तो ये हुआ डेफिनेशन ऑफ सेल। इसके बाद आता है शेप ऑफ ए सेल, एक सेल का शेप या शक्ल कैसा होता है, सेल देखने में कैसा लगता है, ठीक है। तो सेल का कोई एक खास जो है शक्ल नहीं होता है, ये मुख्तलिफ शक्लों का होता है। जैसे देखिए किताब में लिखा हुआ है ज्यादातर खलिए गोल होते हैं। सेल जो है गोल होता है, राउंड शेप का होता है, बैजावी यानी ओवल शेप्ड, अंडा की तरह भी देखने में लगता है, सलाख नुमा यानी रॉड लाइक भी होता है, सितारा नुमा स्टार लाइक, और कसीरुल इजला होते हैं, मानी मतलब पॉलीगोनल, ठीक है। ये सेल के मुख्तलिफ शक्लें हैं, ठीक है। बाज खुलिये मसलन अमीबा और खून के सफेद खुलिये ऐसे भी होते हैं जिनकी कोई मखसूस शक्ल नहीं होती है, मतलब ये आउट ऑफ शेप होते हैं या इरेगुलर शेप के होते हैं। तो ये था शेप ऑफ सेल्स के बारे में। अब जो है हम जितने भी जानदार हैं, बाज जानदार ऐसे होते हैं जिनका बॉडी एक सेल का बना होता है, ठीक है। तो इस बिना पर हम उस तरह के जानवर को कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म जिसका जिस्म एक सेल का बना होता है उसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इस तरह का सेल जो है हम माइक्रोस्कोप से ही हम देख पाते हैं। देखिए दिया हुआ इसमें ऐसे जानदारों को हम दुनिया में ऐसे जानदारों की कमी नहीं जिनका जिस्म सिर्फ एक खुलिया का बना होता है, ऐसे जानदारों को हम यूनिसेलुलर कहते हैं। इस किस्म के तमाम जानदार खुर्दबीनी होते हैं, माने माइक्रोस्कोप से नजर आता है। और कुछ जानदारों का जिस्म बेशुमार खुलियों से बना होता है, उसे हम मल्टी सेलुलर कहते हैं। मतलब वो ऑर्गेनिज्म जैसा इंसान, हमारा जिस्म जो है बहुत सारे सेल्स से बना होता है, इसलिए वी आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये हुआ नंबर ऑफ सेल के बिना पर सेल के
किसमें, यानी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। अब जो है सेल, और सेल के दो किस्म होते हैं, एक होते हैं प्रोकैरियोटिक और दूसरा होता है यूकैरियोटिक। कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस, माने न्यूक्लियस के मौजूदगी और गैर मौजूदगी के बिना पर सेल को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। देखिए किताब में क्या हुआ है, वो खुलिए जिनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, ठीक है, उसे प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। याद रखिएगा, जिस सेल में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है उसे हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं, और जिस सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है उसे हम यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। ठीक है, तो एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस की वजह से उस सेल को हम कहेंगे प्रोकैरियोटिक, और प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस की वजह से उस सेल को हम कहेंगे यूकैरियोटिक सेल्स। अच्छा, अब प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में एक और फर्क होता है। देखिए क्या होता है, वो क्या होता है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्लास्टिड्स, गोल्गी बॉडीज और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते हैं। याद रखिएगा कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्लास्टिड्स, गोल्गी बॉडीज और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते हैं, और यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल्स में गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स पाए जाते हैं, सॉरी वगैरह मौजूद होते हैं, वगैरह इसमें मौजूद होते हैं। तो ये था डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का। फिर से एक बार हम बताते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, और यूकैरियोटिक सेल उसे कहते हैं जिसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। दूसरा फर्क क्या हुआ कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्लास्टिड, गोल्गी बॉडीज और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं, और यूकैरियोटिक सेल्स में प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी बॉडीज पाए जाते हैं। ठीक है, मिसाल इसका याद रखिएगा कि प्रोकैरियोटिक सेल्स की मिसाल हैं बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। माने जितने भी बैक्टीरिया हैं और ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, इनके सेल्स प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। मतलब इसमें ना न्यूक्लियस पाया जाता है, ना माइटोकॉन्ड्रिया, ना गोल्गी बॉडीज और ना ही प्लास्टिड्स पाए जाते हैं। ठीक है, और ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया को छोड़कर जितने भी माने एनिमल्स हैं, ठीक है, उन तमाम एनिमल्स का जो सेल्स होता है वो यूकैरियोटिक सेल होता है। मतलब उसमें न्यूक्लियस पाए जाते हैं और साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज और जो है आपका प्लास्टिड्स भी पाए जाते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल, एक सेल का बनावट किस तरह का होता है, मतलब एक सेल के अंदर में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे अगर कहा जाए कि ये बिल्डिंग किन किन चीजों से मिलकर बना है, तो आदमी कह सकता है, आपका जवाब होगा कि बिल्डिंग ईंट से बना है, इसके अंदर सीमेंट भी है, इसके अंदर में बालू भी है, इसके अंदर में स्टोन चिप्स भी है, वगैरह वगैरह, इस तरह से मैंने इसका जवाब होगा। उसी तरह से एक सेल के अंदर में क्या चीज होती है, अब उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ सेल में हम जानेंगे कि सेल का एक बाहरी जो है ग्राफ होता है, कवरिंग जिसको बोलते हैं, एक कवर होता है। ठीक है, जैसे तकिया होता है, तकिया के ऊपर एक खोल होता है, उसको हम कवर करते हैं। ठीक है, हम लोग बाइक को जो है ना कवर कर रखते हैं, तो बहुत सारी चीजों का कवरिंग होता है, जिसको हम लोग ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से सेल का ऊपर सेल का एक ग्राफ होता है, मतलब सेल किसी चीज से ढका होता है। ठीक है, वो ओपन नहीं होता है, ठीक है, उसको वो खुला हुआ नहीं होता है, वो ढका हुआ रहता है, जिसको हम लोग उसको आउटर कवरिंग बोलते हैं। और उस सेल के अंदर में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जिसको कलेक्टिवली कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। जैसे मिसाल के तौर पर आपका जो जियोमेट्री बॉक्स है, जब जियोमेट्री बॉक्स को जब आप खोलेंगे तो क्या उसमें नजर आएगा, उसमें पेंसिल नजर आएगा, उसमें इरेजर नजर आएगा, उसमें कॉम्पास नजर आएगा। ठीक है, उसमें आपको प्रोट्रैक्टर नजर आएगा। तो उसी तरह से
आप पर्स खोलेंगे तो पर्स में कुछ पैसे मिलेंगे, कुछ एटीएम कार्ड्स मिलेंगे, कुछ डेबिट कार्ड मिलेंगे, कोई लाइसेंस रहेगा। तो उसी तरह से सेल के अंदर में बहुत सारी चीजें होती है। वो चीजें क्या क्या होती हैं अब उसको हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कवरिंग। तो एक सेल के ऊपर जो है सबसे पहले उसका बाहरी दीवार होता है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल दीवार, जैसे हम लोग मकान बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, तो मकान को हम क्या करते हैं, प्रोटेक्शन देने के लिए, उसकी हिफाजत के लिए हम एक बाउंड्री दे देते हैं। ठीक है, ईंट का एक चारों से बाउंड्री दे देते ताकि हमारा मकान जो है हिफाजत से रहे। उसी तरह से सेल को जो है हिफाजत देने के लिए उसके बाहर में एक दीवार होता है जिसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं। देखिए यहाँ पर सेल वॉल के बारे में लिखा हुआ है, एक खलिया के गिर्द पाए जाने वाली सख्त हार्ड, ठीक है, हार्ड और गैर जानदार नॉन लिविंग जो है, नॉन लिविंग मसामदार माने परमिएबल दीवार है। ये दीवार कैसी है, हार्ड दीवार है। ठीक है, दीवार खूब हार्ड सख्त होता है, नॉन लिविंग होता है, गैर जानदार होता है, और क्या होता है, परमिएबल। परमिएबल का मतलब होता है कि सेल के बाहर से और सेल के अंदर, सेल के अंदर का चीज बाहर जा सकता है और सेल के बाहर का जो चीज है वो सेल के अंदर आ सकता है। माने कोई भी चीज अंदर बाहर आराम से हो सकता है। ठीक है, और ये सेलुलोज से बनी होती है। तो ये हुआ सेल वॉल के बारे में। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, सेल वॉल जो होता है वो आपको प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। याद रखिएगा, प्लांट सेल में सेल वॉल होता है लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। अब सेल वॉल के फंक्शंस क्या है, इसके काम क्या, अहम काम क्या है, तो देखिए फंक्शंस ऑफ द सेल वॉल में यहाँ पर लिखा हुआ है, मुख्तसरन यहाँ पर हम देख लेते हैं। एक जैसे एक दिया है, एक खलिया के अंदरूनी मादों की हिफाजत करती है। हमने आपको पहले बताया कि जो वॉल होता है वो प्रोटेक्शन देता है, बाउंड्री प्रोटेक्शन देता है। उसी तरह से सेल के अंदर में जितनी चीजें उसको प्रोटेक्शन देता है। दूसरा क्या है कि रकीक मादों की आम रफत में मदद करती है। सेल के अंदर में जितने भी रकीक मादे हैं वो बाहर आ जा सकती है। इसके बाद जो है दूसरा नंबर है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन सिर्फ जो है एनिमल सेल में पाया जाता है, सॉरी एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। ये एनिमल सेल का ये पहला कवरिंग है। प्लांट सेल में पहले सेल वॉल आएगा, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन आएगा, लेकिन एनिमल सेल का बाहर में सबसे पहला जो फर्स्ट जो कवरिंग होता है वो सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल मेम्ब्रेन जो है ये जानदार होती है, लिविंग होती है, और किस चीज की बनी होती है, ये प्रोटीन और लिपिड्स की बनी होती है। ठीक है, प्रोटीन और लिपिड्स की, और ये सेमी परमिएबल होती है। सेमी परमिएबल का मतलब होता है कि अंदर की चीजों को बाहर नहीं जाने देगी, लेकिन बाहर की चीजों को अंदर आने देगी। परमिएबल में क्या होता है, अंदर की चीज बाहर आएगा, बाहर का चीज अंदर जाएगा। लेकिन सेमी परमिएबल में कहा बाहर का चीज जो है, बाहर का चीज अंदर जाएगा, लेकिन अंदर का चीज क्या होगा, वो बाहर नहीं जाएगा। ये हुआ सेल मेम्ब्रेन का। ठीक है, इसके क्या फंक्शंस हैं, सेल मेम्ब्रेन का फंक्शंस देखिए यहाँ पर दिया हुआ, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर कि ये खास चीजों को गुजरने देती है और बास चीजों को रोक लेती है। ठीक है, और दूसरा क्या है, खुरिया की झिल्ली सेमी परमिएबल होती है। देखिए सेमी परमिएबल होती है, यहाँ पर किताब में लिखा हुआ, इसको देख लीजिएगा। इसलिए इससे ऑस्मोसिस का प्रोसेस जो है होता है। ऑस्मोसिस का प्रोसेस जब हम लोग ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन चैप्टर में जब हम लोग आएंगे तो वहां इसको बताया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन पर फर्क समझ लीजिए। सेल वॉल जो है प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। ठीक है, सेल वॉल जो है नॉन लिविंग होती है और परमिएबल होती है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन लिविंग है और सेमी परमिएबल है। सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन किस चीज का बना होता है, प्रोटीन और लिपिड्स का। ठीक है, अब आइए हम आपको सेल वॉल सॉरी प्लांट सेल और एनिमल सेल के हम तस्वीर दिखलाते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। अब देखिए इस स्लाइड में देखिए लेफ्ट साइड में प्लांट सेल का तस्वीर है और राइट साइड में एनिमल सेल का तस्वीर है। ठीक है,
आप देखिए यहाँ पर प्लांट सेल में देखिए यहाँ सेल वॉल आपको नजर आ रहा है और यहाँ सेल मेम्ब्रेन नजर आ रहा है, लेकिन यही सेल वॉल देखिए इधर में एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है, ये शुरू होता है सेल मेम्ब्रेन से। देखिए यहाँ ये सेल मेम्ब्रेन है और इसमें सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों ही है। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि इस सेल के अंदर में जितना सारा स्ट्रक्चर्स देखते हैं, इस तमाम स्ट्रक्चर्स को सेल ऑर्गेनेल्स कहा जाता है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ जितने सारे स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं अंदर में, उसको भी हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। यहाँ पर देखिए ज़्यादातर आप स्ट्रक्चर्स दोनों ही प्लांट सेल में और एनिमल सेल में कॉमन पाएंगे, ठीक है। लेकिन क्या क्या कॉमन नहीं पाएंगे, जैसे इसके अंदर में सेल वॉल होता है, इसमें सेल वॉल नहीं होता है। प्लांट सेल में देखिएगा आपका प्लास्टिड्स पाया जाता है, प्लास्टिड्स, ठीक है। जैसे ये देखिए यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट दिया हुआ है, इसको हम लोग प्लास्टिड्स बोलते हैं। एनिमल सेल में प्लास्टिड्स नहीं पाया जाता है। प्लांट सेल में देखिएगा बड़ा सा हिस्सा जो है, दरमियानी हिस्सा जो है एक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग वैक्यूल बोलते हैं, ठीक है। यही वैक्यूल जो एनिमल सेल में बहुत छोटा पाया जाता है। इसके अलावा देखिए साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम, ठीक है। उसी तरह से यहाँ भी ये तमाम चीज़ आपको मिलेंगे, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, वगैरह वगैरह। अच्छा, फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के यहाँ पर जो गोल ऐसा चीज़ देख रहे हैं इसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं, और न्यूक्लियस के बाहर में जो झिल्ली उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। उसी तरह से यहाँ भी देखिए ये वाला हिस्सा जो ये पूरा न्यूक्लियस, यहाँ पर फिर देखिए यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, और ये येलो कलर का जो राउंड जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको हम लोग न्यूक्लियोलस बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से तमाम चीज़ें माने उमूमी तो यूजुअली जो है प्लांट सेल के अंदर में जो चीज़ जो स्ट्रक्चर्स पाया जाता है वही चीज़ जो है इसके अंदर में पाया जाता है, ठीक है। सिर्फ एब्सेंट क्या है, इसमें सेल वॉल पाया जाता है, इसमें सेल वॉल नहीं है, इसमें प्लास्टिड्स है, इसमें प्लास्टिड्स नहीं है, इसमें वैक्यूल खूब बड़े साइज का होता है, इसमें वैक्यूल होता है बहुत छोटे साइज का होता है। अब हम एक एक स्ट्रक्चर को थोड़ा सा हम डिटेल में हम पढ़ेंगे। प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिसको हम लोग ऑर्गेनेल्स कहते हैं, ठीक है। तो जितना भी टोटल ऑर्गेनेल्स उसके अंदर पाया जाता है उसे हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म मतलब प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। मतलब प्लांट सेल के अंदर में या एनिमल सेल के अंदर में न्यूक्लियस पाया जाता है, और न्यूक्लियस के अलावा उसके इर्द गिर्द में जो है और सारे भी जो स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जिसको इन टोटलिटी हम कहते हैं, कुल मिलाकर कुल्ली तौर पर कहते हैं हम प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियस के बाद हम लोग पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। तो अब हम चलते हैं न्यूक्लियस के बारे में पढ़ने के लिए। देखिए न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस आप पेज नंबर देखिए, पेज नंबर 51। ये खली के तकरीबन बीच में पाया जाता है। न्यूक्लियस जो है सेल के, प्लांट सेल के या एनिमल सेल के ठीक दरमियान में होता है। ये खलिया के सारे कामों को कंट्रोल करता है, इसलिए इसे खुलिया का दिमाग कहा जाता है। मतलब जो न्यूक्लियस होता है सेल के पूरे काम को कंट्रोल करता है, कंट्रोलिंग ऑथोरिटी एक तरह से है, इसलिए इसको कहा जाता है खुलिये का दिमाग। अब न्यूक्लियस के 4 पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस। पहला, एक नंबर में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, 2 नंबर न्यूक्लियोप्लाज्म, 3 नंबर न्यूक्लियोलस, 4 नंबर न्यूक्लियर रेटिक्यूलम। ये 4 पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस हैं, ठीक है। अब इसमें से हम हर एक के बारे में मुख्तसर में हम पढ़ेंगे। तो सबसे हम लोग पहले पढ़ते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन का मतलब होता है झिल्ली। झिल्ली क्या होता है, वो सबसे किसी भी चीज का बाहर में सबसे होता है, पहले वो एक कवर की तरह काम करता है, ठीक है। हमारे लंग्स के ऊपर भी झिल्ली है, हमारे हार्ट के ऊपर भी एक झिल्ली है। तो झिल्ली किसी भी ऑर्गन को कवर करती है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, ये मेम्ब्रेन झिल्ली है जो न्यूक्लियस को कवर करती है, ठीक है। तो देखिए पेज नंबर 51 भी देखिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के घर में न्यूक्लियस के गिर्द एक बेहद बारीक, ठीक है, बारीक नीम मसामदार झिल्ली पाई जाती है। नीम मसामदार मतलब वही सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन।
अब उसके बाद है न्यूक्लियोप्लाज्म। 2 नंबर है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? ये एक गाढ़ा, कॉन्सेंट्रेटेड और शफाफ रकीक है, ट्रांसपेरेंट। माने पूरा न्यूक्लियस जो है, पूरा जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस एक तरह का लिक्विड मैटर से फिल्ड अप रहता है। ये मैटर कैसा, ये लिक्विड कैसा रहता है? गाढ़ा रहता है, कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, ठीक है। और दूसरा ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब किसी उस चीज से हम आर पार देख सकते हैं, जो न्यूक्लियस में भरा होता है। तो इसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म हुआ न्यूक्लियस के अंदर में जो रकीक भरा हुआ है, उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। अब उसके बाद है न्यूक्लियोलस। देखिए, ठीक न्यूक्लियस के अंदर में एक छोटा सा गोल नुमा स्ट्रक्चर है, जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। आप जो है प्लांट सेल या एनिमल सेल का जो तस्वीर है वहां पर देखिए, जहां न्यूक्लियस है वहीं पर देखिए न्यूक्लियस के ठीक बीच में जो है एक छोटा सा दायरा नुमा एक स्ट्रक्चर, जिसको न्यूक्लियोलस कहा जाता है, ठीक है। ये न्यूक्लियस के अंदर पाए जाना छोटा सा गोल हिस्सा है, जो प्रोटीन और राइबोन्यूक्लिक एसिड से बना होता है। ये न्यूक्लियोलस किस चीज का बना होता है? प्रोटीन और राइबोन्यूक्लिक एसिड का बना होता है। इसके बाद है 4 नंबर में न्यूक्लियर रेटिक्यूलम। न्यूक्लियस में जो है एक जाल आपको दिखाई देगा, जाल। ये जाल दरअसल में है क्रोमैटिड्स के बने होते हैं, जिसको बाद में जिसको हम लोग क्रोमोजोम्स कहते हैं, ठीक है। क्रोमोजोम्स जो है क्रोमैटिड्स से मिलकर बना होता है, और 2 क्रोमैटिड्स जिस मकाम पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर। तो न्यूक्लियर रेटिक्यूलम क्या है? क्रोमोजोम है, तरह से ये गुच्छा है, जाल की तरह नजर आता है, ठीक है। तो ये था न्यूक्लियस के 4 हिस्सों के बारे में मुख्तसर सा एक बयान। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर रेटिक्यूलम। अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के क्या क्या फंक्शंस हैं, ठीक है। तो देखिए पेज नंबर 52 में फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस दिया हुआ है, उसको हम लोग पढ़ते हैं। पहला फंक्शन है कि न्यूक्लियस खुलिया के तमाम कामों को कंट्रोल करता है, ठीक है, कंट्रोल करता है। दूसरा क्या है? ये खुलिया के तकसीम के दौरान अहम रोल अदा करता है। देखिए, जो सेल होता है, सेल अपने आप को डिवाइड करता है, जिसको हम सेल डिवीजन कहते हैं। जब सेल डिवीजन होता है तो न्यूक्लियस का भी डिवीजन होता है, और जो है आपका साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन होता है। तो सेल डिवीजन के दौरान न्यूक्लियस भी एक रोल प्ले करता है। 3 नंबर में दिया है, ये प्रोटीन की तैयारी में मदद करता है न्यूक्लियस। और चौथा है, ये औसाफ की मुंतकली में अहम किरदार निभाता है। माने न्यूक्लियस के अंदर में जो न्यूक्लियर रेटिकुलम यानी जो क्रोमोजोम्स होते हैं, क्रोमोजोम्स क्या है? क्रोमोजोम्स जो है वालिदैन के औसाफ, एक इंसान का या एक जानवर का जो इनहेरेंट जो औसाफ होता है, जो उसके खसूसियात होते हैं, वो क्रोमोजोम्स के अंदर ही में मौजूद होते हैं, ठीक है। जब बच्चे की पैदाइश होती है तो वही क्रोमोजोम्स जो है और वो क्रोमोजोम्स के जो औसाफ हैं, वो पेरेंट्स के औसाफ, वो ठीक है, वो बच्चों के अंदर में कहा मुंतकिल हो जाता है। तो क्रोमोजोम्स जो है वालिदैन के औसाफ को कैरी करते हैं, ठीक है। तो ये था मतलब सेल के न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियस के 4 हिस्सों के बारे में, न्यूक्लियस का फंक्शन था। अब इसके बाद जो बचता है साइटोप्लाज्म के बारे में हम लोग फिर बाद में स्टडी करेंगे। शुक्रिया।